जी बच्चे, अभी हमने टॉपिक स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 21, ठीक है, कार्डियक आउटपुट और वीनस रिटर्न। मैं दोबारा ये रिपीट करता चलूं कि कार्डियक आउटपुट जो होता है वो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का नियरली इक्वल होता है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि जो एक हेल्दी मैन होता है उसके अंदर नॉर्मली कार्डियक आउटपुट की वैल्यू 5.6 लीटर पर मिनट होती है और वेमेन के अंदर बच्चे तकरीबन 4.9 लीटर पर मिनट होती है। ये दो वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अब आप ये देखें कि हर बंदे का मैथ अलग है, हर बंदे का वेट अलग है, हर बंदे की जो हाइट है वो अलग है। तो फिर कार्डियक आउटपुट का को ऐसे जनरलाइज करना ये तो अच्छी चीज ना हुई ना। तो एक और इंडेक्स एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है, एक और पैरामीटर एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है कार्डियक इंडेक्स। कार्डियक इंडेक्स का बच्चे बेसिकली मतलब ये होता है कि कार्डियक आउटपुट को अगर आप लोग डिवाइड कर दें बॉडी के सरफेस एरिया के ऊपर, और वो सरफेस एरिया आपने मीटर स्क्वायर में लिया हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल कोट करता चलूं कि एक बंदा है, ठीक है, और जिसका वेट जो है तकरीबन 70 kg है। तो उस 70 kg के बंदे के अंदर जो कार्डियक आउटपुट है वो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल कि वो 5 लीटर है, ठीक है, और जो उसका पूरा बॉडी का सरफेस एरिया है वो 1.7 मीटर पर स्क्वायर है। तो कार्डियक आउटपुट ये 5 लीटर पर मिनट में होता है। तो कार्डियक इंडेक्स उसकी कितनी आ जाएगी बच्चे? ऑलमोस्ट 3 लीटर आ जाएगी पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। यानी कि उसकी बॉडी के हर मीटर स्क्वायर को कितना हार्ट का आउटपुट जा रहा है, इसको हम लोग कार्डियक इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपको यह पता होना चाहिए कि जनरली जो कार्डियक आउटपुट होता है वो 3 मेन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। बॉडी की मेटाबॉलिक नीड्स के ऊपर, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर आता है कि आप एक्टिविटी का लेवल ऑफ एक्टिविटी कितना है, यानी कि कहीं आप एक्सरसाइज वगैरह तो नहीं कर रहे। तीसरी चीज जो होती है बच्चे वो पर्सन की एज आती है, और चौथी चीज बचे बॉडी का साइज आता है। तो आप ये देखें कि ये सारी चीजें बेसिकली मेटाबॉलिज्म के साथ रिलेटेड हैं, ये कोई आम चीजें नहीं है, ठीक है, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। उसके बाद बच्चे आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि 10 साल के बंदे में जो कार्डियक इंडेक्स होता है वो तकरीबन 4 लीटर होता है पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। लेकिन 80 ईयर्स के बंदे में वो डिक्लाइन होकर 2.4 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी आप लोगों को ताकि आगे काम आएंगी। उसके बाद बच्चे आपको यह पता होना चाहिए कि जो फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म है इसके थ्रू कार्डियक आउटपुट और वीनस रिटर्न की रेगुलेशन कैसे होती है। तो बच्चे फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ को अगर हम लोग यहाँ पर डिटेल में स्टडी करें, आप लोगों ने पहले चैप्टर 9 के अंदर भी ये चीज स्टडी की है कि बेसिकली जो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ है उसकी सिग्निफिकेंस ये एग्जिस्ट करती है कि हार्ट के ऊपर, ये देखें मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख रहा हूँ। आपका हार्ट है, हार्ट को जितना ज्यादा स्टिमुलस मिलेगा वॉल्यूम का, जितना ज्यादा वॉल्यूम वो रिसीव करता है उसके हिसाब से जो उसके मसल फाइबर्स होते हैं उसके हिसाब से वो लेंथन होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि बेसिकली आपको बताने का पर्पज ये है कि फ्रैंक स्टार्लिंग ने ये प्रपोज किया कि अगर हार्ट को एक्सेसिव वॉल्यूम्स मिल रहे हैं जो कि उसके लिए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लिमिट में हो लेकिन ज्यादा हो, एवरेज वैल्यू से ज्यादा हो, जैसे मैं कहता हूँ एक बंदे का कार्डियक आउटपुट 5.6 लीटर पर मिनट है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करके 6 लीटर कर दूं तो है तो ये फिजियोलॉजिकल लिमिट के अंदर ही, लेकिन ये जो है बच्चे ज्यादा है फिर भी थोड़ा, ठीक है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हार्ट का जो मसल होता है, हार्ट के जो मसल के फाइबर्स होते हैं वो तभी बेसिकली इसी अकॉर्डिंग कंट्रैक्ट करते हैं कि उनको कितना वॉल्यूम रिसीव हुआ है। एक और चीज बच्चे यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप लोग प्लीज अपनी बुक्स को छोड़ के पहले ये वाले कॉन्सेप्ट को अब्सॉर्ब करने की कोशिश कीजिए। गाइडन आपके पास है, आप लोग वो स्टडी कर सकते हैं, जो मैं आपको बात बताऊंगा वो इंशाल्लाह आप लोग बाद में अप्लाई करेंगे तो काम आएगी। लेकिन पहले यहाँ पे गौर करें कि जो आपका वीनस रिटर्न होता है जितने का जितना भी होता है, और यहाँ से आपकी एओर्टा राइज करती है, एओर्टा से होता है कार्डियक आउटपुट। तो वीनस रिटर्न जो होता है बच्चे वो अप्रोक्सीमेटली हम लोग यहाँ पे ऐसा साइन डाल देते हैं इक्वल करता है कार्डियक आउटपुट को। और हम लोग बच्चे पिछले लेक्चर के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि वीनस जो रिटर्न होता है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका हार्ट होता है ये किस किस ऑर्गन को वीनस रिटर्न सबसे ज्यादा भेजता है। तो आप लोगों की बुक के अंदर बड़ी खूबसूरत एक डायग्राम बनी है जिसमें परसेंटेजेस इसने डिवाइड की हैं। तो याद रखिएगा जो हार्ट का कार्डियक आउटपुट होता है वो मैक्सिमम होता है प्लास्टिक सर्कुलेशन को। लेकिन मेरी एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, ये मैं बेजल कार्डियक आउटपुट की बात कर रहा हूँ। बेजल का वर्ड जब भी आता है तो उसका मतलब है एट रेस्ट, जब बंदा रेस्ट पे है। तो जब हम लोग भाग रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मैं उस वक्त की बात नहीं कर रहा, ठीक है।
तो स्प्लास्टिक सर्कुलेशन के अंदर तकरीबन 27% होता है मोस्ट अबंडेंट, और जो लीस्ट अबंडेंट होता है कार्डियक आउटपुट, तो वो जा रहा होता है हार्ट को इटसेल्फ, यानी कि हार्ट की जो आपकी बच्चे बेसिकली कॉरोनरी सर्कुलेशन होती है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4% जा रहा होता है। ये मैं बेसल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, इनके अंदर वेरिएशंस आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे एक रिलेशनशिप यहाँ पे डिस्कस अगर हम लोग करते चलें, तो जो कार्डियक आउटपुट होता है इसका हम लोग जनरली फॉर्मूला कहते हैं कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस और ये आर्टीरियल प्रेशर, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना कार्डियक आउटपुट कम होगा। ये इस बात का क्या मतलब है, मैंने आप लोगों को कल परसों भी लेक्चर के अंदर बताया था कि इन आपका प्री लोड और आफ्टर लोड क्या होता है। ये देखें बच्चे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपकी एओर्टा मौजूद है, एओर्टा ने जिस फोर्स के अगेंस्ट पंप करना है ब्लड, उसको हम लोग कह देते हैं आफ्टर लोड, ठीक है। और जो ब्लड का वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है दैट इज बेसिकली प्री लोड, ये आफ्टर लोड है, और ये ऊपर वाला आपका प्री लोड है। तो आप ये देखें कि मैं कहता हूं कि एक बंदे का आफ्टर लोड जो है वो बहुत ज्यादा है। तो आफ्टर लोड ज्यादा होने का मुराद क्या है कि बेसिकली उसकी पेरिफेरी में, उसकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो आपकी वेसल्स को बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी ब्लड को पुश करने के लिए, ठीक है। ब्लड की अमाउंट सेम है, आप छोटी सी एग्जांपल देखिए, मैं कहता हूं दो कंडीशंस हैं, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। कंडीशन 1 के अंदर ब्लड की अमाउंट जो प्री लोड है वो 5 लीटर है, कंडीशन 2 के अंदर भी जो आपका प्री लोड है वो 5 लीटर ही है। मसला सिर्फ क्या है कि कंडीशन 1 के अंदर हार्ट जो आपका पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, यानी कि जो आपका आफ्टर लोड है वो कम है, और कंडीशन 2 के अंदर आफ्टर लोड आपका ज्यादा है। तो आप लोग ये देखिए कि जिस कंडीशन में बेसिकली आपका आफ्टर लोड ज्यादा होगा उसके अंदर मसला बनेगा, ठीक है। मसला क्या बनेगा कि हार्ट को बहुत ज्यादा फोर्स लगा के ब्लड को पुश करना पड़ेगा, तो कार्डियक आउटपुट कंसिक्वेंटली डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके हार्ट को कौन कौन सी चीजें एक्साइट करती हैं और कौन सी इनहिबिट करती हैं। ये चीज भी बच्चे हम लोग बहुत अच्छे से पहले तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बेसिकली बता रहा हूँ हाइपर इफेक्टिव हार्ट कब होता है। आप लोगों को मैंने बताया था कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन होती है तो हार्ट रेट इंक्रीज करता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जब स्टिमुलेशन होती है तो हार्ट रेट डिक्रीज करता है। इस बात का इनडायरेक्टली मतलब ये हुआ कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पोटेंशिएट करता है ऐसे नोड को, ठीक है। और ऐसे नोड जो होती है वो पेस मेकर है हार्ट का, तो बेसिकली वो हार्ट रेट बढ़ाती है। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये ऐसे नोड को इनहिबिट करता है, ठीक है। दूसरी चीज बच्चे आप लोगों को ये वाली बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जो मैंने आप लोगों को डिफरेंट हार्ट के ऊपर इफेक्ट्स बताए हैं, आइनोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक, बास्मोट्रोपिक, वो मैं भी सारे डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि हम लोग पिछले लेक्चर्स में बहुत सारी बातें अगले वाले चैप्टर्स की भी कर चुके हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनके अंदर जो हार्ट होता है वो हाइपो इफेक्टिव हो जाता है, अपनी इफेक्टिविटी, अपनी पंपिंग एबिलिटी खो देता है। जब भी आपसे कोई ये पूछे कि हार्ट की इफेक्टिवनेस क्या है, तो आपने कहना है हार्ट की पंपिंग एबिलिटी जो है वो उसकी इफेक्टिवनेस है। हार्ट का सिर्फ एक काम है और वो है पंपिंग एक्टिविटी करवाना। एक सेकंड बच्चे, सॉरी, मेरा गला बहुत ड्राई हो जाता है इसलिए मुझे बार बार ये पीना पड़ रहा है। अच्छा जी, अब कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हार्ट जो है वो अपना प्रॉपरली काम नहीं करता। बहुत सारी डिजीजेस, सबसे टिपिकल डिजीज अगर मैं आपको बताऊं कि किसी बंदे को होती है तो दैट इज एमआई, ठीक है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अगर किसी बंदे को हार्ट फेलियर हुआ है तो उसका हार्ट अपनी पंपिंग एबिलिटी खो देगा, वो अच्छे मतलब या कम हो जाएगी उसकी पंपिंग एबिलिटी, वो अच्छे तरीके से पुश नहीं कर सकेगा, ठीक है। दूसरी जो कंडीशन आती है दैट इज बेसिकली वेल्व्यूलर हार्ट डिजीज, वेल्व्स की डिजीजेस। इसकी एग्जांपल कैसे देता चलूंगा, फॉर एग्जांपल अगर ये किसी बंदे का हार्ट है और मैं कहता हूँ यहाँ पे जो माइट्रल वाल्व है इसका स्टीनोसिस हो गया है, तो इसके स्टीनोसिस से मुराद यह है कि जो इसकी ओपनिंग होगी ये बिल्कुल नैरो हो जाएगी। नॉर्मली बच्चे जो माइट्रल वाल्व का एरिया होता है वो होता है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये खुला होता है, ठीक है। जब उसका स्टीनोसिस होगा, स्टीनोसिस का मतलब होता है बंद हो जाना, नैरो हो जाना, बंद नहीं नैरो हो जाने को कहते हैं। तो स्टीनोसिस में जब 2 सेंटीमीटर स्क्वायर तक पहुंच जाएगा तो आप ये देखें कि एरिया अब तो कम हो गया, तो इस एरिया में ब्लड फ्लो जो होगा वो कम होगा। तो इसकी वजह से हार्ट फेलियर कैसे होगा, बेसिकली जब ब्लड आगे पुश नहीं हो सकेगा, वो पीछे की तरफ बैक प्रेशर पड़ेगा, वो बैक प्रेशर लंग्स में जाएगा, लंग्स से आपका आएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से सारी की सारी आपकी पुरानी जो पिछली पेरिफेरल वेन्स हैं उनके अंदर जाएगा, ठीक है।
इसके अलावा अगर किसी बंदे को कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है, जैसे कि आप कह लें ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है या एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है या पेटेंट फॉर्म एंड ओवेल है, तो इन कंडीशंस के अंदर भी हार्ट अपनी इफेक्टिविटी खो देता है या कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बच्चे मायोकार्डाइटिस। आप लोगों को पता है कि मायोकार्डाइटिस का क्या मतलब है? मायोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन। जिन भी वर्ड्स के आखिर में आइटस आता है तो उसका मतलब है ये उनकी इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, ये सारी बच्चे वो कंडीशन है जिसके अंदर हार्ट जो होता है वो हाइपो इफेक्टिव हो जाता है, वो अच्छे तरीके से अपना काम नहीं कर सकता और ब्लड को पुश नहीं कर सकता। उसके बाद बच्चे आप लोगों को एक और चीज बतानी है कि हम लोग हाई आउटपुट किसे कहते हैं, हाई कार्डियक आउटपुट किसे कहते हैं। बच्चे सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि हाई कार्डियक आउटपुट एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर या तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है? आर्टीरियल प्रेशर ओवर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो अगर किसी बंदे की टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बिल्कुल कम हो गई है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कब होती है? जब बॉडी में जनरलाइज्ड वेजोडाइलेटेशन हो जाए। ठीक है, वेसल्स अपनी टोन खो दें और बिल्कुल वेजोडाइलेटेड फॉर्म में आ जाएं, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये बेसिकली इनकी जनरलाइज्ड वेजोडाइलेटेशन हो गई है। तो बच्चे आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह बतानी है कि जो हाई कार्डियक आउटपुट होता है उसके अंदर कार्डियक आउटपुट की वैल्यूज बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाती हैं। कितनी हो जाती हैं? जैसे आप कह लें 8 लीटर पर मिनट हो सकती है, 10 लीटर पर मिनट हो सकती है, या आपके हाई कार्डियक आउटपुट की वैल्यूज होती हैं। जो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट की रेंजिंग वैल्यूज हैं वो तकरीबन 5 से 7 लीटर पर मिनट तक होती है। ठीक है, या 5 कह लें या फिर आप कह लें 4.7 या 4.9 से। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज है। अगर इससे बहुत ऊपर होगा तो वो हाई कार्डियक आउटपुट होगा। अब आप एक और चीज देखें, फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट है। ठीक है, इस हार्ट को अगर ब्लड को पुश करना है, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि पहले जो ये हार्ट था इसका कार्डियक आउटपुट था 5 लीटर पर मिनट, लेकिन अब न्यू कंडीशन के अंदर इसका जो हार्ट रेट कार्डियक आउटपुट है तो वो है 10 लीटर पर मिनट। तो आप ये देखें इतनी छोटी सी वेसल से जो आपकी एओर्टा है इसमें से इतना 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 ब्लड निकल के जब जाएगा, और आप ये सोचें कि ब्लड तो निकल के जा रहा है, वो वेसल को डैमेज करेगा ही, इतनी जो उसकी सिग्निफिकेंट अमाउंट होंगी। उससे भी ज्यादा बच्चे जो सबसे ज्यादा जो वेसल्स होती हैं वो इतनी ज्यादा डैमेज नहीं होती क्योंकि उनके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। ठीक है, ये वाली बात नोट कर लें कि वेसल्स की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, वो इतना जल्दी डैमेज नहीं होती। मसला बनता है बच्चे सारे का सारा लेफ्ट वेंट्रिकल का। लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ आप लोग ज्यादती कर रहे हैं अगर इतना सारा कार्डियक आउटपुट वो पंप आउट करता है, हाई कार्डियक आउटपुट करता है। तो ऐसे हाई कार्डियक आउटपुट के अंदर ये वाली बात आपने याद रखनी है कि हार्ट फेलियर हो जाता होता है। ठीक है, हार्ट फेल कर जाता है अल्टीमेटली। याद रखिएगा, एक और बात आपको बताऊं कि जो हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर होता है ये बेसिकली एक ग्रेजुअल फेलियर होता है। ठीक है, एक क्रॉनिक फेलियर होता है। ऐसे नहीं होता कि एक बंदे का हार्ट था वो आज 5 लीटर पुश कर रहा है, अगले मिनट में वो 10 लीटर पुश करता है तो वो बंदा डाई डाई कर जाएगा। ऐसे नहीं होता। हाई कार्डिक आउटपुट का जनरली ये ट्रेंड है, एक्सेप्शंस एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन जनरली ये ट्रेंड है कि ये आपका ग्रेजुअली फेलिंग हार्ट बनता है। ठीक है, 4 कंडीशंस के नाम आपको मस्ट आने चाहिए जिसके अंदर हाई कार्डिक आउटपुट होता है। नंबर 1 के ऊपर है बच्चे थायमिन की डेफिशिएंसी, और थायमिन को हम लोग कहते हैं विटामिन B1, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से बच्चे बेसिकली एक डिजीज होती है जिसका नाम होता है बेरी बेरी। अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाए कि कौन सी टाइप की बेरी बेरी में हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर होता है, आपको 3 ऑप्शन दूं, ड्राई बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी, और तीसरी ऑप्शन है आपकी इन्फेंटाइल बेरी बेरी। ठीक है, तो आपने हमेशा यही कहना है कि वेट बेरी बेरी में हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर होता है। दूसरी चीज आपको ये जो एग्जांपल आनी चाहिए दैट इज एनीमिया। एनीमिया के अंदर कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज क्यों कर जाता है? बच्चे बेसिकली बात यह है कि जब किसी बंदे को एनीमिया होता है तो उसके रेड ब्लड सेल्स का नंबर डिक्रीज करता है, यहाँ उसकी एचबी जो होती है वो डिक्रीज करती है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? देखिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे सुनिए। ये एक कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, ये कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी है। कंटेनर ए के अंदर जो ब्लड है वो 5 लीटर है, कंटेनर बी के अंदर भी 5 लीटर ब्लड है। ठीक है, लेकिन मसला यह है कि कंटेनर ए के अंदर जो 5 लीटर का वॉल्यूम था इसके अंदर आरबीसी बहुत सारे मौजूद थे और ये बेसिकली नॉर्मल ब्लड था, लेकिन कंटेनर बी के अंदर सिर्फ थोड़े से आरबीसी मौजूद हैं। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि जब आरबीसी का मैथ ज्यादा होता है, जब हीमेटोक्रिट जो होता है वो ज्यादा होता है, तो अब आपके ब्लड की जो फ्लो की वेलोसिटी है, ठीक है, ब्लड की फ्लो की जो वेलोसिटी है
वो थोड़ी सी डिक्रीज कर जाती है, यानी कि ब्लड थोड़ा सा डिस्कस हो जाता है जब उसके अंदर आरबीसी का लेवल ज्यादा होता है। लेकिन अगर आपको एक कंपार्टमेंट ऐसा मिलता है जिसके अंदर आरबीसी बहुत ज्यादा कम है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो फ्लो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज होगी, और फ्लो वेलोसिटी इंक्रीज होने के साथ साथ आपने ये याद रखना है कि उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम होगी बेसिकली। तो इसका नुकसान क्या होगा कि ये वाला जो ब्लड होगा जिसमें आरबीसी कम है, ये जल्दी जल्दी बहेगा। जब ये जल्दी जल्दी बहेगा तो इसकी वजह से हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर हो सकता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, ये आप लोग को गाइडेंस में इतनी खोल के नहीं बताई गई। उसके बाद बच्चे आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जो नेक्स्ट बात है दैट इज एवी फिस्टुला। एवी फिस्टुला बच्चे क्या होता है, इन चारों चीजों के ऊपर देखे मैं खूब टाइम लगा के समझा रहा हूँ क्योंकि ये चारों चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉरी जी, देखें एवी फिस्टुला के अंदर बच्चे क्या होता है, सॉरी सो सॉरी जी। एवी फिस्टुला में बच्चे बेसिकली ये होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक बंदे का हार्ट है, वो ये एट्रिया वेंट्रिकल, ठीक है, यहाँ पे ये एओर्टा है, ठीक है, यहाँ पे ये आपकी डिफरेंट वेन्स है। अब पेरिफेरी में कहीं कुछ ऐसे होता है कि जो आपकी वेन ट्रेवल कर रही है ना, ये फॉर एग्जांपल एक वेन ट्रेवल कर रही है और मैं कहता हूँ इसी के साथ ये एक आर्टरी ट्रेवल कर रही है, इन दोनों के बीच में एबनॉर्मल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाता है। आपको एक बात तो बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आर्टरीज के अंदर जो बीपी होता है वो हमेशा ज्यादा होता है और वेन के अंदर जो बीपी होता है वो हमेशा कम होता है। तो अगर आप लोग डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और प्रेशर ग्रेडियंट्स की डेफिनेशन को लेके चलें तो उनकी डेफिनेशन का क्या मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है या अपने हायर बीपी से लोअर बीपी की तरफ मूव करता है। तो इस बात का बच्चे यहाँ पे ये मतलब हुआ कि आर्टीरियल जो ब्लड होगा वो मूव कर जाएगा वेन के अंदर। जब वेन के अंदर इतना सारा ब्लड जमा हो जाएगा, आर्टरी का ब्लड भी यहाँ पे आ जाएगा, टिश्यूज में ब्लड नहीं जा रहा आर्टरी का जो कि जाना चाहिए। सॉरी, तो वेन का आपका क्या होगा बच्चे, बेसिकली आपका जो वीनस रिटर्न होगा वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि वीनस रिटर्न अप्रोक्सीमेटली कार्डिक आउटपुट के इक्वल होता है। जब वीनस रिटर्न बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब है आपका कार्डिक आउटपुट बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा, तो हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म के अंदर बच्चे क्या होता है, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि जो T3 T4 हार्मोन होते हैं ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं। जब बॉडी का बच्चे मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है तो बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड होती है वो इंक्रीज होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन जो डिमांड होती है या जो ऑक्सीजन का यूजेज होता है वो इंक्रीज करता है। जब ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होती है तो मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि आपकी पेरिफेरी में जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं वो कम ऑक्सीजन के लेवल्स पे वेसोडाइलेट करती हैं। ठीक है, और वेसोडाइलेट करती हैं, हाँ बिल्कुल। और बच्चे आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होती है तो पेरिफेरल वेसल्स वेसो कंस्ट्रिक्ट करती हैं। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट रीजन है। डिफरेंट रीजन क्या है कि पेरिफेरी में जब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है तो ऑक्सीजन जाके स्टिमुलेट करती है एंडोथेलियम को। ठीक है, और एंडोथेलियम से क्या रिलीज होते हैं बच्चे, वेसोडाइलेटर सब्सटेंसेस। जो वेसोडाइलेटर सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं वो जाके बच्चे बेसिकली वेसल्स की वेसोडाइलेटेशन करवाते हैं। एक्सेस वेसोडाइलेटेशन की वजह से कार्डिक आउटपुट जो होता है वो बढ़ जाता है और हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर होने का चांस होता है। अब बच्चे नेक्स्ट जो चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, अब हम आपको ये क्लियर हो गया आज, और बच्चे मेरी बात याद रखना, हाई कार्डिक आउटपुट की जो कॉजेज होती हैं इवन के ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी नहीं याद आ रही होती, तो आप लोगों को ये 4 कॉजेज टिप पे होनी चाहिए। ये यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है आपका, बहुत सिंपल आ जाता है और एमसीक्यू में भी आ जाता है। ठीक है, इसी के काउंटर पार्ट में बच्चे अगर हम लोग डिस्कस करें यहाँ पे कि लो कार्डिक आउटपुट की कॉजेज क्या होती हैं, तो वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो आपका हाइपोकाइनेटिक हार्ट होता है, हाइपो इफेक्टिव हार्ट होता है, वही वाली कॉजेज होती हैं। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ, अगर किसी बंदे को कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है, ठीक है, तो जो कॉरोनरी आर्टरीज होंगी वो हार्ट को सप्लाई नहीं कर सकेंगी। जब हार्ट को सप्लाई नहीं करेंगी तो हार्ट का जो पंपिंग फंक्शन होगा वो नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी बंदे को वेल्व्यूलर डिजीज है हार्ट की सिवियर, तो भी उसका कार्डिक आउटपुट डिक्रीज कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर माइट्रल स्टेनोसिस है तो माइट्रल स्टेनोसिस में जो ब्लड होगा वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ नहीं जाएगा,
तीसरा मैंने बताया मायोकार्डाइटिस। तो ये सारी की सारी बच्चे बेसिकली सेम ही बातें हैं, ठीक है, इनको अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो उसके बाद बच्चे हम लोग ये देखते हैं कि आपका जो कार्डिक आउटपुट होता है तो ये किन किन चीजों से इफेक्ट हो सकता है, इसके रिलेटेड फैक्टर्स इंपॉर्टेंट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली बात आपको ये बताऊं, अगर किसी को मतलब कार्डिक आउटपुट, हाँ कार्डिक आउटपुट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है ना, ये बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चा आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर किसी बंदे की बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम है तो ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से भी कार्डिक आउटपुट कम हो सकता है। एक बंदे के अंदर ब्लड की अमाउंट ही कम है, वॉल्यूम ही कम है, तो उसका कार्डिक आउटपुट ज्यादा तो नहीं होगा ना, ऑब्वियसली उसका जो कार्डिक आउटपुट होगा वो कम होगा। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, यूनिवर्सिटी के एमसीक्यू में खासतौर पे पंजाब के अंदर पहले ये एमसीक्यू भी आ चुका है कि मोस्ट कॉमन कॉज जो होती है नॉन मतलब आप कह लें कार्डिक कॉज, मैं दो तरह की कॉजेज होती है ना कार्डिक आउटपुट लो होने की, मैं आपको पहले ये भी क्लासिफाई कर दूं उसके बाद समझाता हूँ। चलो पहले यही सुन लो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जो कार्डिक आउटपुट होता है ना कि इसके कम होने की दो कॉजेज हैं बेसिकली, एक है कार्डिक कॉजेज, दूसरी है नॉन कार्डिक कॉजेज। अभी मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ वो है नॉन कार्डिक कॉजेज। नॉन कार्डिक कॉजेज के अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉज आती है वो आपका एमसीक्यू भी है कि किसी बंदे के अंदर अगर ब्लड का वॉल्यूम ही कम है तो उसके अंदर जो कार्डिक आउटपुट होगा वो कम होगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है बच्चे ये है वीनो डायलेशन। अगर किसी बंदे के अंदर सिवियर किस्म की वीनो डायलेटेशन हो जाती है, वेन्स जो होती हैं, देखिए फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है, ये एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, ये इस बंदे की टांगे हैं, अगर इनकी टांगों के अंदर ही ब्लड पूल काट जाता है और वो ऊपर की तरफ नहीं जाता तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से कार्डिक आउटपुट जो है वो कम होगा। लेकिन कैसे, इसलिए कि जब वीनो डायलेटेशन होती है तो ब्लड जो होता है वो वीनस पूलिंग का शिकार हो जाता है, वेन्स में फंस जाता है। जब वीनस पूलिंग होती है तो वीनस रिटर्न डिक्रीज होता है, जब वीनस रिटर्न डिक्रीज होता है तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होता है। तो वीनो डायलेटेशन किन लोगों में होती है, खास तौर पे बच्चे उन लोगों के अंदर होती है जैसे कोई बंदा जब फेंट हो जाए, ठीक है, फेंटिंग के अंदर होती है। फेंटिंग के अलावा आप कह लें सिनकोपी किसी बंदे को हो जाए, ठीक है। उसके अलावा बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जो लोग ड्रग्स ले रहे होते हैं, मेडिसिनल ड्रग्स, हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं वो लेते हैं अक्सर ये वाली ड्रग्स जिनका नाम है नाइट्रेट, एंजाइना के पेशेंट्स लेते हैं, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को फर्दर डिटेल भी बताऊंगा एंजाइना की। तो उनके अंदर अक्सर औकात ये काम हो जाता है। अच्छा उसके बाद बच्चे अगर आ जाओ, वेन्स के अंदर किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन है तो ब्लड जो होगा वो वेन्स के जरिए ऊपर नहीं जा सकेगा, जब ऊपर नहीं जाएगा तो भी वीनस पूलिंग हो जाएगी, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर किसी बंदे के अंदर जो स्केलेटल मास है, स्केलेटल मास जो है वो कम है, ठीक है, तो स्केलेटल मास कम होने का मतलब यही है कि उसके अंदर टिश्यू मास जो है ओवरऑल बॉडी मास जो होता है ना वो स्केलेटन के हिसाब से लगाया जाता है, उसका हिसाब लीन बॉडी मास, जिसके अंदर स्केलेटल मसल की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है और सिग्निफिकेंट होती है। तो अगर किसी बंदे के अंदर स्केलेटल मास ही कम है तो उसका मतलब है कि उसको उसकी जो रिक्वायरमेंट है ब्लड की O2 मतलब ब्लड की जो रिक्वायरमेंट है और कंसिक्वेंटली O2 की रिक्वायरमेंट वो ही कम है। जब वो ही कम होगी तो इसका मतलब है उसके अंदर कार्डिक आउटपुट भी कम होगा, ठीक है। और आखिरी बात यह कि अगर किसी टिश्यू का मेटाबॉलिज्म जो है वो कम है तो फिर उसके अंदर भी आपको कम ही मिलेगा कार्डिक आउटपुट, ठीक है। उसके बाद बच्चे आप लोगों को जो और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बतानी है दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज वाली बात बच्चे इस चैप्टर के अंदर भी डिस्कस की गई है, ठीक है, और अगले चैप्टर के अंदर भी डिस्कस की गई है और ये वाली चीज आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ने वाली। इस चैप्टर के अंदर से मैं आज एक चीज आप लोगों को छुड़वा रहा हूँ जिसका नाम है कार्डिक आउटपुट को मेजर करने का तरीका। जो कार्डिक आउटपुट को मेजर करने का तरीका है बच्चे, फिक्स लॉ जो हम पढ़ेंगे वो इंशाल्लाह ताला हम लोग लास्ट डे के ऊपर टेक्निक्स पढ़ेंगे इकट्ठी डिफरेंट चीजों को मेजर करने की। तो मैं आप लोगों को जो डिफरेंट टेक्निक्स है ना वो एंड वाले डे पे पढ़ाऊंगा। अभी आप लोग बच्चे सिर्फ मैं एक एक दिन शायद मैं आप लोगों का और लूं, वरना मैं अगर आप लोगों का एक दिन मैंने और ना लिया तो मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा लेक्चर भेज दूंगा, ठीक है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को टेक्निक टेक्निक समझाऊंगा। बच्चे जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है और आप लोगों के पेपर में बार बार के आती है वो आती है कि एक बंदा जॉगिंग कर रहा है, ठीक है, एक बंदा। और मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं बच्चे कि जो चैप्टर अभी हम लोगों ने स्टडी किया है इट वाज चैप्टर नंबर 20। तो चैप्टर नंबर 20 और 21 दोनों की मैं ओवरलैपिंग बातें अब आपको बताने लगा हूं, ये नोट कीजिएगा। एक्सरसाइज की जो बच्चे चेंजेस होती हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले हम लोग एक हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं कि एक बंदा जो है
वो एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, वो जिम के अंदर है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, या फिर वो एथलीट है और वो जॉगिंग कर रहा है। एक्सरसाइज जब कोई बंदा करता है तो एक्सरसाइज की वजह से ब्रेन को क्या कमांड जाता है, ब्रेन को कमांड जाता है कि विगरस एक्टिविटी हो रही है। ब्रेन उसके रिस्पॉन्स के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो बेसिकली आपके फ्लाइट एंड फाइट वाले रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो एनहांस हो जाते हैं। जब फ्लाइट एंड फाइट वाले रिस्पॉन्सेज एनहांस होते हैं तो मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था और आज भी कह रहा हूँ कि कभी भी पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को समझना है तो एक एग्जांपल को माइंड में रख के चलना है, जो मैंने उस दिन भी बताई थी कि एक बंदा है, वो कब्रिस्तान में रात के वक्त चल के जा रहा है, अगर अचानक उसके सामने रास्ते में कोई सांप आ जाता है, कोई बिच्छू आ जाता है तो वो डर के भागेगा। आप इस कंडीशन को इमेजिन कीजिए। तो इस कंडीशन में जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन से कौन कौन सा जो ऑर्गन होता है वो इफेक्ट होता है, प्लीज इसको नोट कीजिएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हम लोग देखते हैं जीआईटी पे क्या इफेक्ट होगा, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा, मोटर सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, साथ ही साथ ब्रेन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा और बोन्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अब आप लोगों को डिफरेंट जो इसके इफेक्ट्स है ना मैं वो बता रहा हूँ। जो बच्चा ये बातें आज समझ लेगा, बिलीव मी, वो सेकंड ईयर के अंदर भी बहुत कंफर्टेबल रहेगा, उसको सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक की कंफ्यूजन नहीं होगी और वो किसी भी इफेक्ट को मीडिएट करा लेगा। देखें, वही जो मैंने अभी आपको सिनेरियो बताया उसको इमेजिन कीजिए कि आप लोग जब अंधेरे में खड़े हैं, किसी जगह से आपको भागना है। जब आपको भागना है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो मोटर एक्टिविटी को एनहांस करेगा, तो जो मसल्स की एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। मसल्स को जब एक्टिविटी कैसे इंक्रीज करती है कि बेसिकली मसल्स का जो ब्लड फ्लो होता है वो भी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, मसल्स की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा जीआईटी को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट करेगा, तो जीआईटी के जो मोटिलिटी के फंक्शंस होते हैं वो फिल फोर स्टॉप कर जाते हैं, वो डाइजेशन नहीं करता। जेनेटो यूरिनरी के अंदर ये है बच्चे कि कुछ लोगों के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, कुछ लोगों के अंदर क्या, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का यूजुअली काम ये होता है कि वो इनहिबिट करता है जेनेटो यूरिनरी सिस्टम को, यानी कि आपकी यूरिनेशन वगैरह को और आपके स्टूल के पैसेज को प्रिवेंट करता है। लेकिन क्या आपने कभी एक बात इमेजिन की है कि आप लोग ये देखें कि छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल के अंदर गए होते हैं तो उनको अगर कोई टीचर डांट दे तो वो यूरिनेट कर जाते हैं, जिसको हम लोग अक्सर मजाक में कहते हैं कि इसने सुसु कर दिया है। उसकी क्या वजह होती है? हालांकि वो तो स्ट्रेस में होते हैं, तो स्ट्रेस में तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। बच्चे, बात बेसिकली ये होती है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो एक्टिवेटेड होता है, वो अपना काम कर रहा होता है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन किसी जगह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का बैलेंस लॉस हो जाता है। जब ये बैलेंस लॉस होता है तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट जो वजह बनती है वो बच्चे बेसिकली ये बनती है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए फौरन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है। यानी कि जो इतनी सारी एंग्जाइटी डेवलप हुई होती है फियर एंड फाइट की कंडीशन में, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब सिंपैथेटिक की एक्टिविटी को न्यूट्रलाइज करता है तो वो बाय चांस जेनेटो यूरिनरी सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, तो बच्चे की यूरिनेशन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें कि एंडोक्राइन, ये सारे बच्चे प्रोपोज्ड रीजंस हैं जो कि गाइडन में भी लिखे हुए हैं, ठीक है, और फिजियोलॉजी पढ़ते हुए आपको ये कॉन्सेप्ट्स बनाने आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आप लोग ये देखें कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ऑब्वियसली ये भी इनहिबिट होगा, आपका मुंह बिल्कुल ड्राइवा हो जाएगा, सलाइवा की प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो फ्लो होता है ब्रेन को वो इंक्रीज कर जाता है, ब्लड फ्लो, ठीक है, ताकि ब्रेन जो है वो अलर्ट हो जाए, अराउजल के अंदर आ जाए और फिर फोर आपको भागने के कमांड दे। और बच्चे, बोन्स के अंदर जो होता है एज सच कोई असर नहीं पड़ता, बोन्स वैसी की वैसी ही रहती हैं, लेकिन बोन्स के ऊपर जो मसल्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब मैंने आप लोग को ये सारी बेसिक्स लिखवा दी, अब मैं आप लोगों को लिखवाता हूँ कि कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स क्या होते हैं एक्सरसाइज के। प्लीज ये देखते जाइएगा, मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ एक्सरसाइज के रिस्पॉन्सेज। आप लोगों को ये रिस्पॉन्सेज इतनी अच्छी फॉर्म के अंदर नहीं मिलने वाले गाइडन में से, तो प्लीज प्लीज इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ पैरामीटर कौन कौन सा हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, क्या वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या फिर ज्यादा क्या नॉर्मली रहेगा। तो ये आप लोगों का प्रॉफ का एमसीक्यू भी है और यहाँ पे भी है।
सिर्फ एक्सरसाइज के अंदर नहीं, ये एक्सरसाइज के लिए तो चलिए ये स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, लेकिन बाकी फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशंस में भी आपके इसी तरह के मिले जुले रिस्पॉन्सेज आएंगे। सबसे पहले हार्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जब एक्टिवेशन होगी तो हार्ट रेट जो होता है बच्चे वो बेसिकली एक्सरसाइज में इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? जब हार्ट रेट इंक्रीज करेगा तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करेगा। ठीक है, पहला रीजन मैंने आपको ये बताया। दूसरी चीज बच्चे यहाँ पे है स्ट्रोक वॉल्यूम, कितना एंड जितना वॉल्यूम हार्ट ने कलेक्ट किया था एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, यानी कि जो आपको सारे का सारा हार्ट को ब्लड रिसीव हुआ था वो उसमें से हार्ट ने कितना ब्लड पंप किया है, दैट इज एक्चुअली स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम आपको पता है दोनों अच्छे तरीके से कार्डिक आउटपुट में शामिल होते हैं, तो इसकी वजह से कंसिक्वेंटली कार्डिक आउटपुट जो होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद आप लोग ये देखें कि जो आर्टीरियल प्रेशर होता है, आर्टीरियल प्रेशर ये इंक्रीज करता है लेकिन स्लाइटली, इसके अंदर कोई इतना ज्यादा चेंज नहीं आता। ठीक है, आप ये नहीं कहते कि एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका बीपी हाई हुआ है तो उसकी कंडीशन खराब हो गई है। आर्टीरियल प्रेशर के अंदर बहुत थोड़ा सा इंक्रीज आता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता होना, अच्छा अब आपके माइंड में बच्चे ये सवाल आएगा कि आर्टीरियल प्रेशर क्यों नहीं इंक्रीज करता। बच्चे देखें, मैंने अभी आपको बताया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन हो जाती है एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, तो फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज करता है, तो इस कंडीशन में स्लाइटली इंक्रीज क्यों हो रहा है, ये मेरा सवाल है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मली आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज करता है, तो इस कंडीशन के अंदर आर्टीरियल प्रेशर क्यों नहीं इंक्रीज करता। बच्चे उसकी वजह ये है कि जो आपके मसल्स होते हैं, ठीक है, मसल्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वेजो कंस्ट्रिक्ट नहीं करवाता। क्या नहीं करवाता? वेजो कंस्ट्रिक्ट नहीं करवाता। ठीक है, ब्लड के मसल्स की ब्लड वेसल्स को क्या करवाता है? वेजो डायलेट। और वेजो डायलेटेशन जब होती है मसल्स की ब्लड वेसल की, तो आर्टीरियल प्रेशर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं करता बल्कि थोड़ा सा कम हो जाता है, जितना मतलब होता 120-80 से ज्यादा ही है, लेकिन जितना उसको इंक्रीज करना होता है उतना नहीं होता। मैं दोबारा इस बात को बता रहा हूँ, प्लीज गौर से सुनिएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में वेजो कंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मसल्स के अंदर वो वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं करवाता, वेजो डायलेटेशन करवाता है। और ये वाली बात मैंने आपको तब बताई थी जब मैंने आपको वेजो डायलेटर्स के नाम बताए थे कि जो एपिनेफ्रीन होता है वो स्केलेटल मसल में वेजो डायलेटर और बाकी बॉडी के अंदर वेजो कंस्ट्रक्टर का काम करता है। अगर आप लोगों को मेरी पुरानी बातें याद होंगी तो ही ये वाली बात समझ आएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो चीज है दैट इज पल्स प्रेशर, यानी कि सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक प्रेशर जो है उसके अंदर कितना चेंज आता है, तो वो भी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट चीज अगर आप ये देखें टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के केस में हमेशा कम होता है। अब मैं आप लोगों को ये रीजन समझाना चाह रहा हूँ कि आपके जितने भी पेशेंट्स होते हैं जो खास तौर पे ओबीज हैं, ठीक है, जिनको मायोकार्डियल इंफाक्शन हुआ हुआ है, हार्ट अटैक हुआ हुआ है, या जो डायबिटिक हैं, इन 3 लोगों को खास तौर पे आप लोग एक्सरसाइज का कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज करने की वजह से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होता है। अब ये रीजन है बच्चे जो कि अल्लाह ना करे अगर आपके घर में कोई एल्डर मौजूद है या कोई फ्रेंड ऐसा है, उनको आप ये वाली बात समझा सकते हैं कि एक्सरसाइज करना एक यूजफुल चीज है, इसकी वजह से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होता है। जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा तो इसका मतलब है कि जो आफ्टर लोड होता है वो कम होता है। जब आफ्टर लोड कम होगा तो इसका मतलब है बीपी जो है वो नॉर्मल रेंजेस में आने की कोशिश करेगा, लेकिन जब आफ्टर लोड ज्यादा होता है तो फिर बच्चे बीपी भी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इसलिए इन कंडीशंस के अंदर आपको आपको इंकरेज करनी चाहिए एक्सरसाइज को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जो ऑक्सीजन कंजम्पशन होती है वो भी एक्सरसाइज के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। इवन एक्सरसाइज में ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो इतनी ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस चल रहा होता है वो फुलफिल नहीं करता। ठीक है, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस इनसफिशिएंट हो जाता है। नॉर्मली ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरूवेट में और फिर पायरूवेट चला जाता है आगे यहाँ से क्रेब्स साइकिल के अंदर एसिटाइल को ए बांध के। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट स्केलेटल मसल में इतनी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है कि यहाँ पे एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो जाता है।
और एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज से बनता है पायरूवेट, और वो पायरूवेट क्रेब्स साइकिल में जाने से के बजाय कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर। ठीक है, तो आप लोग ये देखें कि जब एक्सरसाइजिंग मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड का लेवल इंक्रीज करेगा तो लैक्टिक एसिडोसिस के केस में एग्जॉस्शन हो जाती है। ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज करके बंदा जल्दी जल्दी थक जाता है। तो अब आपको दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये भी पता चल गया कि कोई बंदा जब एक्सरसाइज करता है तो उसकी थकावट की वजह जो होती है बेसिकली वो मसल के अंदर डिक्रीज्ड पीएच बनती है। ठीक है, उसके बाद एक फाइनल बात आपको बता दूं वो ये है कि एक्सरसाइजिंग मसल के अंदर जो स्केलेटल मसल होता है इसकी स्केलेटल आपको बेसिकली स्केलेटल मसल की ही एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो स्केलेटल मसल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो सबसे ज्यादा इंक्रीज कर जाती है, और इसके अंदर वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। कौन कौन से वेजोडाइलेटर होते हैं, लैक्टेट, लैक्टेट एक वेजोडाइलेटर है इटसेल्फ, पोटाशियम रिलीज होता है, और एडिनोसिन। प्लीज इन तीन चीजों के नाम आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपको काम आएंगी। ये तीनों जब मसल्स के अंदर जमा होते हैं तो मसल्स की वेजोडाइलेटेशन करवाते हैं। इस वेजोडाइलेटेशन की वजह से जो आपका नेट बीपी होता है वो नॉर्मल रहता है या स्लाइटली इंक्रीज करता है, सेवियरली इंक्रीज नहीं करता। मैं आपको न्यू मीटिंग का लिंक भेज रहा हूँ, जल्दी से वापस आइएगा।